हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड यूनिट चल रही है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उसमें मेटल की जो प्रॉपर्टीज थी उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि लिगेंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उस पर डिपेंड करेगी। बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमने मेटल की उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था जो कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को अफेक्ट करती थी। अब हम लिगेंड की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि कौन कौन सी लिगेंड की प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को अफेक्ट करती है, किन प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेटल लिगेंड बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है और किन प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेटल लिगेंड बॉन्डिंग वीक होती है। वो सब जो रीजन है वो ही किस पर लागू होंगे, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे लागू होंगे। तो उनमें से जो मेन प्रॉपर्टीज है जो कि इस बॉन्डिंग और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, वो है लिगेंड की साइज, उसका चार्ज, लिगेंड का बेसिक कैरेक्टर, किलेटिंग इफेक्ट, और जो किलेट रिंग है उसकी साइज क्या है, नंबर ऑफ किलेट रिंग्स क्या है, और स्टेरिक फैक्टर भी लिगेंड के जो बॉन्डिंग है उसको प्रभावित करते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक को डिस्कस करते चलेंगे। साइज एंड चार्ज, ये दोनों ही मेटल और लिगेंड दोनों के लिए सेम होता है। चाहे मेटल हो या लिगेंड हो, दोनों की ही साइज स्मॉलर होगी और चार्ज अगर हायर होगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फ्लोराइड आयन जो होता है वो आयोडाइड आयन की तुलना में क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो इससे बनने वाले फ्लोराइड आयन से जो बनने वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी आयोडाइड आयन की तुलना में ज़्यादा होती है। अगर हम न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करें जिन पर कि चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, तो उनमें हम डायपोल मोमेंट को देखेंगे। जिन लिगेंड्स का न्यूट्रल लिगेंड्स का डायपोल मोमेंट हाई होगा और उनका साइज ऑब्वियसली स्मॉल होगा, वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स को फेवर करेंगे। लिगेंड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को अफेक्ट करती है वो उसका बेसिक नेचर। लिगेंड मेटल लिगेंड जो बॉन्डिंग होती है उसमें हमें पता है कि लिगेंड अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो मेटल को डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम बेसिसिटी से देखते हैं। तो जो लिगेंड जितना ज़्यादा बेसिक होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना ही इजीली डोनेट कर पाएगा। तो जैसे जैसे किसी भी लिगेंड की बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड है, यहाँ पर जैसे जैसे इनका बेसिक ऑर्डर बेसिसिटी बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी उसी ऑर्डर में बढ़ती जाती है। यूजुअली द लिगेंड्स विच बाइंड स्ट्रांगली विद H प्लस फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। लिगेंड्स की जो एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है किलेट रिंग फॉर्मेशन या किलेशन। ये जो किलेट वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। वो लोबस्टर, जिसे हम केकड़ा भी बोल सकते हैं, उसके जो क्लोज होते हैं या उसके जो पंजे होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो किलेट वर्ड एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस को बोला जाता है। किसी भी लिगेंड में अगर एक से अधिक फंक्शनल यूनिट है तो वो इस प्रकार से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है कि वो सेंट्रल मेटल आयन से इंटरेक्ट करके एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करती है। किसी भी लिगेंड की
दो डोनर साइड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करके एक रिंग का फॉर्मेशन करती है और इस रिंग को हम बोलते हैं किलेट रिंग। और ये जो इफेक्ट है लिगेंड का उसे हम किलेट इफेक्ट या किलेशन बोलते हैं, जो कि ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री में लिगेंड की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि किलेट इफेक्ट क्या होता है। किसी भी बाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड के द्वारा, मतलब जिस भी लिगेंड की जो डोनर साइट है वो मोर देन वन है, वो सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट करके एक रिंग का फॉर्मेशन करता है जो उस कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो इस इफेक्ट को ही हम किस टर्म के रूप में यूज करते हैं, किलेट इफेक्ट के रूप में। इसको हम एक एग्जांपल लिखते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि सेम डोनर साइड वाले दो लिगेंड है, जिसमें एक मोनोडेंटेड लिगेंड है जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि अमोनिया। दूसरे की अगर हम बात करें तो हम एक बाइडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं, इथाइलिन डाइएमिन। डाइएमिन दैट मीन्स यहाँ पर दो डोनेटिंग साइड है, दो डोनर साइड है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी वो इथाइलिन डाइएमिन कॉम्प्लेक्स की दो अमोनिया के द्वारा बनाए हुए कॉम्प्लेक्स की तुलना में ज़्यादा होगी, क्योंकि जो इथाइलिन डाइएमिन से जो बना कॉम्प्लेक्स है वो एक कीलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक निकल का कॉम्प्लेक्स है जिसमें वाटर लिगेंड यूज किया गया है, और जब हम इसकी रिएक्शन 6 अमोनिया मॉलिक्यूल से करवाते हैं तो यहाँ पर निकल का एक कॉम्प्लेक्स बनता है और 6 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होते हैं। दूसरी रिएक्शन है जिसमें हमने सेम मेटल कॉम्प्लेक्स लिया है निकल का, और जब उसकी रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन डाइएमिन से करवाते हैं तो हमें निकल का इथाइलिन डाइएमिन का कॉम्प्लेक्स मिलता है और 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की तुलना करते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू इथाइलिन डाइएमिन जो हुआ है कंटेनिंग जो लिगेंड है, जो कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया ज़्यादा है, वाटर की तुलना में एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए ये उसको इजीली रिप्लेस कर देता है। और जो डेल्टा ओ है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है या CFSC की जो वैल्यू है वो अमोनिया लिगेंड की वाटर से ज़्यादा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, जो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पहले की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा जी वो भी नेगेटिव होती है। डेल्टा जी इक्वल होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के, या क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। और जो डेल्टा एस है, एंट्रोपी है रिएक्शन की, वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन वो सेम है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं है। अब हम किलेट फॉर्मेशन के जो मेजर फैक्टर्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार निकल कॉम्प्लेक्स इथाइलिन डाइएमिन से कॉम्प्लेक्सेशन करता है। इथाइलिन डाइएमिन और अमोनिया दोनों में जो डोनेटिंग एनवायरनमेंट है नाइट्रोजन वो सेम है, लेकिन इथाइलिन डाइएमिन बाइडेंटेड है, इसलिए ये क्या करता है, एक किलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और ये रिएक्शन राइट डायरेक्शन में फॉरवर्ड होती है, क्योंकि जो डेल्टा जी है इस रिएक्शन का वो नेगेटिव होता है, और जो डेल्टा एच और डेल्टा एस है, डेल्टा एस पहले की रिएक्शन की तरह इसमें भी एक्सोथर्मिक होने की वजह से नेगेटिव होता है, लेकिन जो अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है उसमें डेल्टा एस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, लेकिन इसमें जो है डेल्टा एस की वैल्यू वेरी पॉजिटिव होती है। डेल्टा एस का मीनिंग होता है एंट्रोपी, दैट मीन्स रेंडमनेस, मतलब कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या इंक्रीज होना।
रिएक्टेंट की तुलना में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट में ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो क्या डेल्टा एस की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने का जो मेन रीजन है वो है एंट्रोपी गेन। इसी वजह से रिएक्शन राइट डायरेक्शन में फॉरवर्ड होती है। और किलेटिंग इफेक्ट का जो मेजर फैक्टर है वो भी किस पर डिपेंडेंट है, डेल्टा एस पर। किलेटिंग लिगेंड डेल्टा एस जो कि एंट्रोपी है उसके मान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। किलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, किलेट इफेक्ट क्या है, इसको हम समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है दिमाग में कि किलेट मोर स्टेबल क्यों होते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सपोज एक मेटल आयन है सॉल्यूशन में, जिसमें हम किसी भी मोनोडेंटेट लिगेंड से अटैक करवाते हैं और फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी फिर से उसी मोनोडेंटेट लिगेंड से फिर से रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो दोनों प्रोसेस है वो एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन दूसरी ही तरफ सेम मेटल आयन है और उसके एक एंड पर एक किलेटिंग लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये हम सपोज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मेटल आयन का जो सेकंड एंड है उससे लिगेंड का जुड़ना मोर इजी है, क्योंकि ये जो लिगेंड का एक सिरा मेटल से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा जो एंड है वो भी उस सॉल्यूशन में मेटल के अराउंड ही फ्लोट कर रहा है, मतलब आसपास में ही उससे लिंक्ड है। तो जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है वो क्या करती है, एक एंकर की तरह लिंकिंग ग्रुप के रूप में कार्य करती है, और वो जो सेकंड डोनर साइट है किलेटिंग लिगेंड की उसे इजीली मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन को प्रिफर करती है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि मोनोडेंटेट लिगेंड की तुलना में जो यहाँ पर अटैचमेंट है सेकंड लिगेंड का या सेकंड डोनर साइड का, वो किलेटिंग लिगेंड में मोर प्रिफरेबल होता है, इसलिए किलेट्स आर मोर स्टेबल। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि किलेट रिंग फॉर्मेशन से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब सेकंड फैक्टर है नंबर ऑफ किलेट रिंग्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ किलेट रिंग्स बढ़ती जाएगी किसी भी कॉम्प्लेक्स में, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। उसको हम इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसी मेटल आयन के कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं जिसमें लिगेंड्स हैं वो वन बाय वन हम चेंज करते जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें अमोनिया लिगेंड यूज हुआ है, दूसरे में इथाइलिन डायमीन, फिर ट्राई इथाइलिन डायमीन और डाई इथाइलिन डायमीन और सो ऑन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ किलेट रिंग्स है वो वेरी कर रही है, 0 2 3 3 4 5। जैसे जैसे नंबर ऑफ किलेट रिंग इंक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ लॉग बीटा दैट मीन्स जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। तो ये चीज़ क्या प्रूव करती है कि अगर नंबर ऑफ किलेट रिंग्स बढ़ती है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। नंबर ऑफ किलेट रिंग के साथ जो रिंग है उसकी साइज भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को काफ़ी अफेक्ट करती है। कुछ किलेट रिंग्स हैं या कुछ साइज की जो रिंग्स हैं वो मोर प्रेफरेबल होती है दूसरों की तुलना में। यहाँ पर हम एक कैडमियम कॉम्प्लेक्स के बाइडेंटेट एमिन कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन और उसके जो किलेट रिंग बन रही है उसकी साइज को एक बार डिस्कस करके देखते हैं कि किस प्रकार से जो किलेट रिंग की साइज है वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। यहाँ पर हमने बाइडेंटेट एमिन लिगेंड लिया है जिसमें CH2 जो नंबर है कार्बन जो चेन है वो उसकी जो नंबर्स हैं वो फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू 1 से लेकर 4 तक हो सकती है। उसी अकॉर्डिंग जो रिंग साइज है वो भी 4 से 7 तक हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो जो रिजल्टिंग रिंग होगी
वो 4 मेंबर्ड होगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन होगा, क्योंकि जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, इसलिए 4 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली कम होगी। लेकिन कुछ लिगेंड के साथ जो 4 मेंबर्ड किलेट रिंग बनती है उनकी स्टेबिलिटी भी देखी गई है, क्योंकि इन लिगेंड्स के साथ जैसे कि कार्बोक्सिलेट्स, डाइथाइकार्बोमेट्स, जेंथेट्स, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन रखते हैं। इस वजह से जो 4 मेंबर्ड रिंग बनती है वो भी स्टेबल होती है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, जब यहाँ पर कार्बन चेन में नंबर कार्बन संख्या जो है 2 है, तो रिजल्टिंग जो रिंग होगी वो 5 मेंबर्ड रिंग होगी, जो कि एक मोस्ट स्टेबल रिंग होती है रादर देन 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग दोनों की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जब कार्बन संख्या 4 है तो उस स्थिति में क्या होगा, 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है फिर से ड्रॉप डाउन हो जाती है, और इसका जो रीजन है वो है लॉन्गर हाइड्रोकार्बन चेन। एक बहुत इम्पोर्टेंट किनेटिक लिगैंड है EDTA, इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है। जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, लेकिन कैल्शियम प्लस टू आयन और इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड दैट मीन्स EDTA का जो कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी स्टेबल होता है, क्योंकि EDTA एक ऐसा लिगैंड है जो मेटल आयन के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। दैट मीन्स ये हेक्साडेंटेट लिगैंड की तरह बिहेव करता है, जो वाटर के 6 मॉलिक्यूल को हटाकर मेटल आयन को चारों तरफ से लपेट लेता है। इस प्रकार जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और सिस्टम की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। दूसरी तरफ जो मेटल आयन है उसके चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें आयंस के जो सॉल्वेशन है उसको रोक देता है। इस वजह से भी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाने में ये हेल्प करता है। इस प्रकार जो EDTA लिगैंड है काफ़ी सारी जो खाद्य वस्तुएं हैं और औषधियाँ हैं उनमें भी इसको मिलाया जाता है, जिससे ये उन आयनों को बांध देता है जो उस खाद्य वस्तु या जो दवाइयाँ हैं उसके कार्बनिक अणुओं को डिटेरियोरेट दैट मीन्स खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टेरिक फैक्टर, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है लिगैंड की, जिसकी वजह से जो मेटल लिगैंड बॉन्ड है वो काफ़ी अफेक्ट करती है। अगर लिगैंड की साइज काफ़ी बड़ी होगी दैट मीन्स लिगैंड बल्कि ग्रुप अगर रखता है तो उसकी वजह से वो क्या होगा, लिगैंड के क्लोज नहीं जा पाएगा और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। अगर किसी भी वजह से अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो भी जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स अपने स्टेट हिंड्रेंस को रिलीव करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन को भी इजीली प्रेफर करने की कोशिश करता है, ताकि जो स्ट्रेन रिलीज होगा तभी वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो बल्कि ग्रुप्स वाला कंटेनिंग जो लिगेंड्स होते हैं उन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने लिगैंड और मेटल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक बार स्टडी करके देखा कि किस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी को किस प्रकार से अफेक्ट करती है। उसको एक बार रिवाइज करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नेचर है मेटल आयन की जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है और कौन सी नेचर है जो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करती है। अगर मेटल आयन पर चार्ज इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो लिगेंड को इजीली अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगी, तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। साइज रिड्यूस होगी तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्ज अपॉन साइज रेशियो इंक्रीज होगा, दैट मीन्स चार्ज बढ़ेगा और साइज घटेगी तो भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल आयन इजीली लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और
इसके अपोजिट अगर होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो इजीली लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लिगेंड की नेचर की बात करें तो लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर लिगेंड की साइज डिक्रीज होगी तो भी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लिगेंड की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ भी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होती है। अगर कॉम्प्लेक्स में किलेटिंग लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। लिगेंड की बल्कीनेस डिक्रीज होगी तो भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये तो बात हो गई फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रिएक्शंस, कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स किस किस प्रकार की रिएक्शंस देते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।